हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्माविंस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डिमांडिंग टॉपिक है, क्योंकि हर एक कंट्री की अपनी अपनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिस वजह से वहाँ पर जो है अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग लॉ होते हैं किसी भी ड्रग की सेफ्टी और उसके यूज़ को रेगुलेट करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखते रहिए। इस वीडियो को मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिंपल भाषा में समझाने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन होती है वो 28 यूरोपियन कंट्रीज से मिलकर एक यूनियन बनाई गई, जिसे कहा गया यूरोपियन यूनियन, और इसे शॉर्ट में कहा जाता है EU। तो इसी की रेगुलेशन की या इसी के लिए जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सारी जो है इंटर गवर्नमेंटल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो है ये सभी पहलुओं को देखते हुए एक यूनियन बनाई गई 28 यूरोपियन कंट्रीज की, जिनके लिए एक जो है इंटरनल सिंगल मार्केट तैयार किया गया थ्रू दी स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ लॉज। मतलब इसमें यूनिफॉर्म सबके लिए जो है इन 28 कंट्रीज के लिए एक तरीके के यूनिफॉर्म जो है वो नियम बनाए गए कि किस तरीके से जो है ड्रग के यूज़ को, ड्रग की सेफ्टी को कैसे मॉनिटर किया जाएगा और कैसे रेगुलेट किया जाएगा। ये जो है एस्टेब्लिश किए गए थे 1992 में बाय द ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन। इस नाम से जो है इसे एस्टेब्लिश किया गया था। अब बात करते हैं यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। इसको जो है हम लोग शॉर्ट में कहते हैं EMA। ये इसका एब्रिविएशन है, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। ये क्या है? एक डिसेंट्रलाइज्ड जो है वो एजेंसी होती है यूरोपियन यूनियन की। आगे हम लोग बात करते हैं ये जो एजेंसी है EMA, वो किस काम जो है क्या काम देखती है। तो ये एजेंसी जो होती है वो दोस्तों रिस्पॉन्सिबल होती है किस काम के लिए? साइंटिफिक एवेल्युएशन के लिए, सुपरविजन, सेफ्टी मॉनिटरिंग ऑफ द मेडिसिन डेवलप्ड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज फॉर यूज इन द EU। तो दोस्तों, ये एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी जो भी मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज द्वारा बनाई जाती हैं यूरोपियन यूनियन में, जिनका इस्तेमाल होना है, उन सभी मेडिसिन की सेफ्टी मॉनिटरिंग, उनका सुपरविजन और उसका साइंटिफिक एवेल्युएशन, ये सभी काम जो है वो यही एजेंसी देखती है, जिसका नाम है EMA, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी। दोस्तों, फिर आगे हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इसके मार्केटिंग ऑथराइजेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। मार्केटिंग ऑथराइजेशन में क्या होता है? पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो हाई क्वालिटी ड्रग की अवेलेबिलिटी, सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन की अवेलेबिलिटी यूरोपियन सिटीजन्स के लिए, ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ऑल द मेडिसिन मस्ट बी ऑथराइज्ड बिफोर दे कैन बी प्लेस्ड ऑन द मार्केट इन EU। तो मार्केटिंग ऑथराइजेशन या मार्केट ऑथराइजेशन का मतलब यहाँ पर यही है कि जो भी एजेंसी है वो जो है यहाँ पर अप्रूव करती है उन सभी मेडिसिन को जो कि पूरे तरीके से सेफ हों, इफेक्टिव हों और हाई क्वालिटी की हों, वही जो है ड्रग यहाँ पर या मेडिसिन जो है वो अवेलेबल कराई जाएंगी यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स को इस्तेमाल करने के लिए। तो ये आता है मार्केटिंग ऑथराइजेशन प्रोसेस के अंदर। अब जो एजेंसी की कमेटी होती है मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के लिए फॉर ह्यूमन यूज़ और कमेटी फॉर मेडिसिनल प्रोडक्ट्स फॉर वेटेनरी यूज़। वेटेनरी यूज़ मतलब जो प्रोडक्ट एनिमल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम वेटेनरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो ये जो एजेंसी की कमेटी होती है वो ह्यूमन के लिए मेडिसिनल प्रोडक्ट, इसके अलावा जो एनिमल्स के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी का साइंटिफिक असेसमेंट करती है और जो है रिकमेंडेशन देती है यूरोपियन कमीशन को कि ये जो ड्रग है या ये जो मेडिसिन हैं वो उन्हें परमिशन या मार्केटिंग ऑथराइजेशन के लिए परमिशन दी जानी है या नहीं दी जानी है। तो ये होता है मार्केटिंग ऑथराइजेशन का प्रोसेस। अब ये जो EMA होती है वो इनेबल करती है एप्लीकेशन को वन असेसमेंट वन मार्केट ऑथराइजेशन फॉर द होल ऑफ द EU। तो ये अच्छी बात है कि पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए यहाँ पर क्या करना होता है? एक सिंगल एप्लीकेशन और एक सिंगल असेसमेंट इस पूरे यूरोपियन यूनियन में जो है, इसी से पूरे जो है यूरोपियन यूनियन में ड्रग को या मेडिसिन को जो है वो सेल करने के लिए या जो है उसको यूज़ करने के लिए ऑथराइजेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग कहते हैं जनरली सिंगल विंडो, तो सिंगल विंडो की तरह ही ये वर्क करती है EMA।
दोस्तों अब बात करते हैं कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी का रोल क्या होता है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो ईएमए है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। किस काम में? जो यूरोपियन यूनियन होती हैं उसमें मेडिसिन के रेगुलेशन में इनका बहुत ही अहम रोल होता है। मेडिसिन्स को रेगुलेट करने में ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइंटिफिक असेसमेंट। इसमें क्या होता है कि साइंटिफिक असेसमेंट जो है वो कैरी आउट किया जा सकता है। इट ग्रांट्स और रिफ्यूजेस चेंजेस और सस्पेंड्स मार्केटिंग ऑथराइजेशन। तो ये जो ईएमए होता है, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, ये पूरे तरीके से जो है वो अथॉरिटी रखती है अपने पास किसी भी तरीके की जो है वो मेडिसिन हो उनके मार्केटिंग ऑथराइजेशन के लिए। उसको सस्पेंड कर सकती है, ग्रांट कर सकती है, परमिशन दे सकती है या रिफ्यूज़ कर सकती है। ये सारी अथॉरिटी ईएमए के पास होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक सिंगल विंडो सिस्टम है, एक तरीके का ये सेंट्रलाइज्ड प्रोसीजर होता है। तो ये जो यूरोपियन कमीशन होती है ये एक्शन ले सकती है। इसके अलावा भी कई अदर एस्पेक्ट्स होते हैं मेडिसिन रेगुलेशंस से रिलेटेड, जैसे कि राइट ऑफ इनिशिएटिव, इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें राइट ऑफ इनिशिएटिव में क्या करती है? इट कैन प्रपोज न्यू और अमेंडेड लेजिस्लेशन फॉर द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन भी ये कर सकती है। इट कैन अडॉप्ट इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स एज वेल एज ओवरसी द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ ईयू लॉ। तो दोस्तों ये जो है, इसके अलावा जो है कई सारी जो है गाइडलाइंस होती हैं और साइंटिफिक एडवाइस होती हैं। ईएमए क्या करती है कि प्रिपेयर करती है साइंटिफिक गाइडलाइंस इन कोऑपरेशन विद एक्सपर्ट्स फ्रॉम द साइंटिफिक कमेटी एंड वर्किंग ग्रुप्स। तो जाहिर सी बात है ये जो है ईएमए जो होती है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, ये क्या है, इसकी जो कमेटी मेंबर्स होते हैं तो वो सभी लोग मिलकर और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो सभी मिलकर क्या करते हैं, साइंटिफिक गाइडलाइंस जो है वो तैयार करते हैं। अब ये जो गाइडलाइंस होती हैं वो शो करती हैं लेटेस्ट थिंकिंग ऑन द डेवलपमेंट्स इन द बायोमेडिकल साइंस। तो क्या क्या जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या हो सकते हैं बायोमेडिकल साइंस में, उनको ये गाइडलाइंस जो हैं वो शो करती हैं। दे आर अवेलेबल टू गाइड द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स of all medicine developers who wish to submit an application for a marketing authorization। तो जब भी किसी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर को यूरोपियन यूनियन में अपनी मेडिसिन को मार्केट करने के लिए जो है वो ऑथराइजेशन लेना होता है, तो वो किसको जो है ईएमए के पास में क्या करता है, एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करता है। तो फिर ये जो है फाइनलाइज करती है ईएमए कि उसे जो है वो मार्केटिंग ऑथराइजेशन की परमिशन देनी है या नहीं देनी है, सारी चीज़ों को एवेल्युएट करने के बाद में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ऑथराइजेशन एंड सुपरविजन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। तो जो मैन्युफैक्चरर हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो उनका जो सुपरविजन और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका ऑथराइजेशन, इन दोनों चीज़ों पे ईएमए जो होती है वो पूरे तरीके से जो है वो रेगुलेट करती है, पूरे तरीके से नज़र रखती है। तो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो इंपोर्टर्स होते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं मेडिसिन्स के यूरोपियन यूनियन में, उन्हें लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है या उन्हें लाइसेंस लेना होता है जब भी कोई वो जो है इस तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटी से मतलब है या चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहें या इंपोर्ट करना चाहें या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें, तो उन्हें जो है एक लाइसेंस लेना होता है, परमिशन लेनी होती है उनको करने के लिए। ठीक है, मतलब ये सभी वर्क परफॉर्म करने के लिए, एक्टिविटीज करने के लिए उनको लाइसेंस प्रोक्योर करना पड़ता है। द रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ ईच मेंबर स्टेट। अब यहाँ पे जो 28, यहाँ पे हमने बात करी थी कि 28 कंट्रीज जो है वो मिलकर यहाँ पे क्या बनाती हैं, यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में अब हर एक मेंबर स्टेट जो होती है उसकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं लाइसेंस प्रदान करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग
डिस्ट्रीब्यूशन या इंपोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए विद इन देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज। तो ऑल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंपोर्टिंग लाइसेंस entered into the UDRA GMDP, the publicly available European database operated by EMA। तो दोस्तों मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, जो कि लिस्टेड होते हैं मेडिसिन के एप्लीकेशन में, उन्हें जो भी अपने प्रोडक्ट मार्केट करने होते हैं यूरोपियन यूनियन में, उन्हें इंस्पेक्ट किया जाता है EU कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि कोई भी प्रोडक्ट जो कि इंपोर्ट करना होता है EU में, एन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, दोस्तों ये आप लोग जानते ही होंगे कि API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होता है वो क्या होती है, एक्टिव जो ड्रग होती है या जो थेरेप्यूटिक जो मॉलिक्यूल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या जो हमारी जो मेन ड्रग होती है, ड्रग और एक्सिपिएंट से मिलके कोई भी फॉर्मुलेशन बनती है, तो ड्रग जो होती है, जो मेन ड्रग, उसे हम क्या कहते हैं, API कहते हैं। तो इन ऑर्डर टू बी इम्पोर्टेड, कोई भी अगर हमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इंपोर्ट करना है EU में, तो इसे क्या है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक रिटन कंफर्मेशन इशू जो है वो किया जाता है इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा ऑफ द कंट्री वेयर इट इज प्रोड्यूस, जहां ये प्रोड्यूस होता है, कंफर्मिंग दैट द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अप्लाइड। तो ये कंफर्म किया जाता है कि वहां पे ये जो प्रोडक्ट या ये जो API तैयार किए जा रहे हैं वो GMP को फॉलो करते हुए जो है वो तैयार किए जा रहे हैं या नहीं। तो अब यहाँ पर जो ईच एंड एवरी बैच होता है मेडिसिन का, वो सर्टिफाई कराना पड़ता है एज हैविंग बीन मैन्युफैक्चर्ड एंड टेस्टेड इन अकॉर्डेंस विद GMP। दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि आपका जो टॉपिक मैं आपको इतने आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं, यही जो टॉपिक है वो आपके टीचर्स 1 से 1.5 घंटे में कवर करते हैं, वही मैं 15 से 20 मिनट में कवर कर देता हूं। तो वीडियो को बेहतर है कि आप 15 से 20 मिनट कंटिन्यू देख लिया कीजिए, तो आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ भी आ जाया करेगा, और साथ ही साथ आपका वो टॉपिक इसी के साथ ही कंप्लीट भी हो जाया करेगा। तो दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं EU के आउटसाइड में, तो उनके लिए भी क्या होता है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन की। ठीक है, तो जो सेफ्टी के रिगार्डिंग जो मॉनिटरिंग की जाती है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी द्वारा, तो उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द यूरोपियन रेगुलेटरी सिस्टम for medicine monitors the safety of all medicines that are available on the European market throughout their lifespan। तो ये देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि जो भी रेगुलेटरी सिस्टम होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे जितनी भी मेडिसिन मार्केट में जो है वो यूज़ की जा रही होती है, उनकी सेफ्टी ये टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहते हैं और एवेल्युएट करते रहते हैं। ऑल सस्पेक्टेड साइड इफेक्ट्स that are reported by the patient and healthcare professionals must be entered in UDRA vigilance। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि फार्माकोविजिलेंस, इसमें क्या किया जाता है, फार्माकोविजिलेंस में ADR मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग की जाती है, इसमें रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग की जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर इनका जो विजिलेंस वाला जो पार्ट है वो इनका UDRA विजिलेंस के नाम से होता है। तो इसमें किसी भी तरीके के जो सस्पेक्टेड साइड इफेक्ट्स होते हैं वो नोटिस कर लिए जाते हैं, नोट किए जाते हैं, चाहे वो पेशेंट द्वारा रिपोर्ट किए जाएं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल द्वारा। ठीक है, फिर क्या किया जाता है कि इनको जो है सारी डिटेल कलेक्ट करके कलेक्ट किया जाता है, मैनेज किया जाता है और एनालाइज किया जाता है इन सभी रिपोर्ट्स को, जो कि सस्पेक्टेड साइड इफेक्ट्स जो मेडिसिन के जो कि नोटिस किए जाते हैं उनको। दिस डेटा आर कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर्ड बाय EMA and the member states in order to new safety information। तो अब यहाँ पे कमेटी क्या करती है कि प्रोवाइड करती है एडवाइस और रिकमेंडेशन। अगर कोई सीरियस जो है वो साइड इफेक्ट्स नहीं है तो जो है उसको चेंज करने के लिए, कि
अगर कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है तो एक माइनर चेंज होगा तो माइनर चेंज सजेस्ट करेंगे, और अगर जो है कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, कोई मेजर एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है वो रिपोर्ट्स हो रही हैं, तो फिर क्या करते हैं कि वो जो है विड्रॉल के लिए, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको विड्रॉ करने के लिए या उन कंपनीज को विड्रॉ करने के लिए जो है वो एक नोटिस जारी कर देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल्स की। तो जो ऑथराइजेशन एंड द ओवरसाइट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर स्टेट इन विच द ट्रायल इज टेकिंग प्लेस। तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई भी नया ड्रग मॉलिक्यूल या नया कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो ड्रग होती है या जो मेडिसिन होती है उसके क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म किए जाते हैं एनिमल्स पे, और उसके बाद ह्यूमन स्टडीज की जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यूरोपियन क्लिनिकल ट्रायल जो डेटाबेस होता है, जिसे हम यूड्रासीटी के नाम से जानते हैं, ये ट्रैक करता है विच क्लिनिकल ट्रायल हैव बीन ऑथराइज्ड, कि कौन सा क्लिनिकल ट्रायल जो है या कौन सा क्लिनिकल ट्रायल का फेज ईयू में ऑथराइज्ड हो चुका है। इट इज यूज्ड बाय एनसीए एंड क्लिनिकल ट्रायल स्पॉन्सर्स टू एंटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल एंड रिजल्ट्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। A subset of this information is made publicly available by EMA via the EU Clinical Trials Register, जिससे कि ये सारी की सारी जो है वो चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहें कि कौन कौन से क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए गए और क्या उनकी रिजल्ट्स आए। तो दोस्तों, यहाँ जो है हम इस वीडियो में EU रेगुलेशंस को कवर कर चुके हैं। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर EU, ये टॉपिक हम लोग इसमें कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग MHRA की जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इसके बाद में जो MHRA जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो MHRA का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।